हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हम शुरुआत करेंगे इमरजेंसी की, आपातकालीन प्रक्रिया की। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र किया गया है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते क्या है, इसको समझ लेते हैं। कि देखिए, कंट्री बेसिकली, हमारी जो कंट्री है उसे हम गवर्न करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेन सोर्स है किसी भी प्रोसीजर को कंट्री में करने के लिए। ठीक है, और नॉर्मल सिचुएशंस जो होती हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है या कभी भी कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसको हम नॉर्मल वे से डील नहीं कर सकते या कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स हमें लेने होते हैं, तो ऐसे में जो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए पहले हम शुरुआत करते हैं इंडेक्स के साथ में कि क्या क्या हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स के बारे में, परिचय एवं प्रकार, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्पस, संवैधानिक लचीलापन और उद्देश्य, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, क्रिटिसिज्म एंड डिफेंस, आलोचना और बचाव, इफेक्ट्स ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी हम लोग पढ़ेंगे इन रेफरेंस विद द इमरजेंसी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, जो मैं आपके लिए यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ। The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज सवीकरण, हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। तो यदि हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का संविधान है, उसमें आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया गया है। उन कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया है जिन पर इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होंगे, और तथा कौन कौन सी चीजें, किस तरीके से प्रोसीजर जो होगा वो होगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी। दैट ऑल इज मेंशन्ड इन दीज आर्टिकल्स। ओके, these are designed to empower the central government to effectively manage the extraordinary situations, safeguarding national sovereignty, unity, integrity and democratic process. तो यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये देनी है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनका इस्तेमाल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, या कहें मोटे तौर पे पार्लियामेंट ही कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू नहीं कर सकते। इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू किया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, उन सिचुएशंस में जहां पे नॉर्मल प्रोसीजर काम नहीं कर सकता, ताकि हम नेशनल सोवरेनिटी को बचा के रख सकें, यूनिटी, इंटीग्रिटी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बचा के रख सकें। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में, सबसे पहला आता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। इसको हम लगाते हैं जब भी कोई केस होता है वॉर का, एक्सटर्नल एग्रेगेशन का या आर्म्ड रेबेलियन का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो फेडरल नेचर है इंडिया का, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, वो सेंट्रलाइज हो जाएगी और जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं। आमतौर पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बिना, उसको बदले बिना हम फेडरल नेचर
को नहीं चेंज कर सकते। यानी मान लीजिए सेंटर और स्टेट, ये है फेडरल नेचर। फेडरल नेचर पावर डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के पास में, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में जो फेडरल नेचर है वो हट जाएगा और सारी पावर सिर्फ सेंट्रल लेवल के पास ही हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम आर्टिकल 352 लगा के विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोविजन को लागू कर सकते हैं। दूसरी टाइप आती है हमारी द प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट में ढंग से लागू नहीं हो पाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, तब हम प्रेसिडेंट रूल को लगा देते हैं ताकि सिचुएशन को दोबारा से नॉर्मलाइज किया जा सके। इसी को हम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 के द्वारा लगाई जाती है। यानी अगर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या इंडिया के फाइनेंशियल क्रेडिट को कोई भी खतरा होता है जिसको हम नॉर्मल वे से डील नहीं कर सकते, तो ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट के अफेयर्स को भी इंटरवेन करे और इकोनॉमिक चैलेंजेस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। तो ये हमने ओवरव्यू देखा टाइप्स ऑफ इमरजेंसी का। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है या उसके प्रोविजंस कितने ज्यादा फ्रेंडली हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू करने के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो देखिए, जो यूनिक फीचर है इन प्रोविजंस का वो है इनकी एबिलिटी, जिसके कारण वो अडेप्ट कर सकते हैं इंडिया की गवर्नेंस को फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। यानी नॉर्मल सिचुएशंस में जो पावर है, जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, वो रहेगा आपका बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। The central government will have its own power, the state government will have its own power in the terms of federal nature. But during the crisis, in the times of crisis or during the extraordinary situations, जो फेडरल नेचर है वो यूनिटरी हो जाएगा, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो तरीका है आर्टिकल 368 के अंदर वो बहुत ही लेंदी है और रिजिड है। हमें उसे फॉलो नहीं करना है, बल्कि हमें सिर्फ इमरजेंसी आर्टिकल्स को यूज करके फेडरल टू यूनिटरी ट्रांसफॉर्म कर देना है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडेप्टेबल रहे वेराइंग सर्कमस्टांसेस के। यानी कोई भी सिचुएशन आ जाए जिसमें हमें इमरजेंसी लगानी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की हमें जरूरत ना पड़े, बल्कि उसके बिना ही हमारा काम हो जाए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किया था, ताकि फेडरल और यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बनी रह सके एज नीडेड। नॉर्मल सिचुएशंस में फेडरल नेचर ही रहेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में फेडरल नेचर को विदाउट अमेंडमेंट यूनिटी नेचर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करें पर्पस क्या था। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और नेशनल थ्रेट्स को इफेक्टिवली या प्रॉम्प्टली डील करने के लिए, साथ के साथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को बचा के रखने के लिए। यानी मैं कहूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है या फिर किसी भी हिस्से में देश के अनस्टेबिलिटी आ चुकी है जिसको नॉर्मल तरीके से डील नहीं किया जा सकता, तो विदाउट अफेक्टिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किए बिना, उसको अमेंड किए बिना डायरेक्टली कोई ऐसा प्रोविजन हमारे पास हो जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी को वापस से रिस्टोर कर सके और जो नेशनल थ्रेट्स हैं उनको इफेक्टिवली डील कर सके, ठीक है। तो ऐसे में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करें, सबसे पहला टाइप जो है हमारा वो है नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन, किन ग्राउंड्स पे इसको डिक्लेयर किया जाता है, किन कारणों से इसको डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहला है इसका आर्टिकल 352।
नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं जब भी इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए, वॉर की वजह से, एक्सटर्नल एग्रीगेशन की वजह से या आर्म्ड रेबेलियन की वजह से। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जब ये चीजें चल रही हों तब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सके। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी या किसी भी पार्ट की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है आने वाले वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन की वजह से, तब भी नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि वॉर चल रहा हो, एक्सटर्नल एग्रीगेशन चल रहा हो या आर्म्ड रेबेलियन चल रहा हो, इन ग्राउंड्स पे तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी ही लगेगी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में हो सकती है, तब भी नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी के? सबसे पहला, एक्सटर्नल इमरजेंसी, यानी जब भी जो खतरा है वो बाहर की तरफ से हो, यानी कोई दूसरा देश हमला कर दे, वॉर सिचुएशन हो, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेगेशन हो, तब इसको लगाया जा सकता है। इंटरनल इमरजेंसी, यानी अभी जो खतरा है वो बाहर से नहीं है बल्कि इंडिया के अंदर ही कोई आर्म्ड रेबेलियन छिड़ गया है जिसकी वजह से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी खतरे में है, तो नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। तो ये दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें स्कोप एंड एप्लीकेशन के बारे में। प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन को लिमिट करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं नेशनल इमरजेंसी सुनते ही हमारे दिमाग में चीज आती है कि ये पूरे नेशन में लगेगी। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर तो नेशनल इमरजेंसी कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन है वो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट तक सीमित किए जा सकते हैं। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस इंट्रोड्यूस इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यानी ये जो पावर है लिमिट करने के ऑपरेशंस को किसी भी स्पेसिफिक पार्ट तक, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ये अमेंडमेंट अलाउड करता है ताकि ज्यादा लोकलाइज रिस्पॉन्स दिया जा सके इमरजेंसी को, ना कि नेशन वाइड डिक्लेरेशन को। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की, मान लीजिए कल को पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है, तो जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, J&K है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे पाकिस्तान का अटैक चल रहा है, तो नेशनल इमरजेंसी को सिर्फ इन्हीं स्टेट तक सीमित किया जा सकता है, ना कि जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पे भी लागू किया जा सकता है, ताकि जो रिस्पॉन्स है वो लोकलाइज रहे और पूरे नेशन को अफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो जो इंटरनल डिस्टरबेंस था वो ग्राउंड था इमरजेंसी का, लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस को आर्म्ड रेबेलियन से एक्सचेंज कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। यानी जो इंटरनल डिस्टरबेंस था उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन हमारे पास नहीं थी, इसीलिए इसको मोर स्पेसिफिक करने के लिए हमने आर्म्ड रेबेलियन को इंसर्ट कर दिया। यानी अगर इंडिया के किसी भी हिस्से में लोग हथियार उठा ले या कोई ग्रुप हथियार उठा के हमला करना शुरू कर दे, तब हम नेशनल इमरजेंसी को ऑन इंटरनल ग्राउंड्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि इसकी प्रोक्लेमेशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी को सिर्फ तभी लागू किया जा सकता है जब यूनियन कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन दे। ये इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, उनकी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, यानी सबने मिलके ये फैसला लिया है। ये सेफ गार्ड करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सिर्फ अकेले ही रिकमेंडेशन ना दे, बल्कि जो बाकी आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी भी रजामंदी इसमें शामिल हो। जुडिशियल रिव्यू की हम बात करें तो देखिए, शुरुआत में जो प्रोक्लेमेशन था नेशनल इमरजेंसी का, यानी नेशनल इमरजेंसी को जो लगाए जाने का तरीका था वो इम्यून था जुडिशियल रिव्यू से, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता था एज पर द 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इस प्रोविजन को हटा दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है
कि वो नेशनल इमरजेंसी के जो ग्राउंड्स हैं, जिन ग्राउंड्स पे इसको डिक्लेयर किया गया है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे चेक कर सकती है कि क्या वो जेन्युइन थे या नहीं थे। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है अगर उसे मैलाफाइड बेसिस पे लागू किया गया था, या फिर अपसर्ड्स ग्राउंड या इररिलेवेंट ग्राउंड पे लागू किया गया था, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए, उनके अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया गया था। और ये जो चीज है, ये एक लैंडमार्क केस है, मिनर्वा मिल केस 1980, उसके थ्रू आता है, जिसमें कोर्ट्स को पावर दे दी गई थी कि वो रिव्यू कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को, उन ग्राउंड्स को जिसपे इसको लगाया गया है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसका मिसयूज नहीं हुआ है और उसको गलत तरीके से नहीं लगाया गया। वहीं अब हम बात करें पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी की। सबसे पहला आता है अप्रूवल प्रोसेस। जो नेशनल इमरजेंसी है उसको प्रेसिडेंट इश्यू कर सकते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, वो इसको अप्रूव कर दे 1 महीने के अंदर अंदर ही। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो अप्रूवल पीरियड था वो 2 महीने था, लेकिन इसको 1 महीने कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अगर लोकसभा इस 1 महीने के दौरान डिसॉल्व हो जाती है और वो अप्रूव नहीं करती है प्रोक्लेमेशन को, तो जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है उसको 30 दिनों के अंदर अंदर दोबारा से अप्रूव करना पड़ेगा जब नई लोकसभा बनेगी, अगर राज्यसभा ने उसको इस बीच में अप्रूव कर दिया हो तो। यानी समझ सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रोविजन था, ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो जो आपकी नई लोकसभा आएगी L1, उसको 30 दिनों के अंदर अंदर ही इस इमरजेंसी प्रोविजन को अप्रूव करना होगा, बशर्ते जो राज्यसभा है उसने इसको अप्रूव कर दिया। ठीक है। अब हम बात करें ड्यूरेशन एंड एक्सटेंशन की। जब पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देता है तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो शुरुआत में सिर्फ 6 महीने तक ही लागू रहती है। उसके बाद उसको पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है हर 6 महीने बाद, ताकि उसको कंटिन्यू किया जा सके। जो एक्सटेंशन है वो एक सेपरेट रिसोल्यूशन के द्वारा किया जाता है, जो कि दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना चाहिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से पहले ऐसी कोई भी लिमिट यहां नहीं थी। पार्लियामेंट जो था, अगर वो एक बार नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव कर दे तो वो इनडेफिनाइट टाइम पीरियड तक लगी रह सकती थी। अब हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी की, तो जो अप्रूवल है या एक्सटेंड करने का प्रोविजन है नेशनल इमरजेंसी को, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 368 डिफाइंड है। जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग। ठीक है, इन दोनों को मिला के बनती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। एडिशनली ये रिक्वायर करता है मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मैंने आपको अभी भी बताया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आने से पहले जो सिंपल मेजॉरिटी थी उसके द्वारा ही इन रिसोल्यूशंस को पास किया जा सकता था। यानी अगर मोर देन 50% मेंबर्स जो हैं, जो सिटिंग एंड वोटिंग है, वो अप्रूव कर दें तो नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जा सकता था। ये जो अमेंडमेंट था ये इंट्रोड्यूस करता है रिक्वायरमेंट, ताकि जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके थ्रू ही इमरजेंसी प्रोविजंस को लागू किया जा सके, ताकि इमरजेंसी प्रोविजंस का मिसयूज ना हो सके। अब हम बात करें रिवोक, अगर नेशनल इमरजेंसी को हटाना हो तो प्रेसिडेंट की क्या अथॉरिटी होती है? जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनके पास अथॉरिटी है कि वो इस नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, हालांकि शुरुआत में जो प्रोक्लेमेशन को हटाना था उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल का कोई भी बेसिस नहीं था, लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल लगा दिया गया। यानी अब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से इमरजेंसी को नहीं हटा सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट का अप्रूवल इनके पास ना हो। अब हम बात करें पार्लियामेंट्री डिसअप्रूवल की, तो जो लोकसभा है उसके पास पावर है कि वो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को कभी भी हटाने का रिसोल्यूशन पास कर सकती है। ठीक है, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू लगाया गया था, ताकि पार्लियामेंट के पास ही पावर रह सके कि वो कभी भी नेशनल इमरजेंसी को हटवा सके।
अब हम बात करें प्रोसीजर क्या है डिसअप्रूवल का। तो देखिए, जो टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो एक रिटर्न नोटिस देंगे स्पीकर को और हाउस के प्रेसिडेंट को, अगर हाउस सेशन में नहीं है तो, ठीक है। और जो स्पेशल सिटिंग है लोकसभा की, वो कन्वेड होगी विद इन 14 डेज आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ द रिसोल्यूशन। इस स्पेशल सिटिंग के दौरान जो मेंबर्स हैं वो डिवोट करेंगे और वोट करेंगे कि क्या उन्हें नेशनल इमरजेंसी को हटवा देना चाहिए या नहीं। जो अनलाइक द अप्रूवल प्रोसेस, जहां पे दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, अगर हमें डिस अप्रूवल रिसोल्यूशन पास करवाना है, रिवोकेशन करवाना है, तो सिर्फ हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा से, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता। अगर जो रिसोल्यूशन है डिसअप्रूवल का वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए लोकसभा से, तो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को आसानी से हटाया जा सकता है। और जब लोकसभा अप्रूव कर देगी कि अब हमें इमरजेंसी को रिवोक कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन देते हैं जिसके थ्रू इमरजेंसी को रिवोक कर दिया जाता है। अब हम बात करें कि क्या इफेक्ट्स होते हैं नेशनल इमरजेंसी के इंडिया पे। सबसे पहला, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मैटर पे, वो मैटर जो कि नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं, या फिर मोर स्पेसिफिक जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं जहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही एक्शंस ले सकती है, उन पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑर्डर्स पास कर सकती है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है उन सब्जेक्ट्स को जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लॉस को टेम्पररी बेसिस पे ओवरराइड कर सके जब तक इमरजेंसी लगी हुई है। फाइनेंशियल कंट्रोल की हम बात करें, जो प्रेसिडेंट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू एलोकेशन को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ताकि जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है रिसोर्सेज का इमरजेंसी पीरियड्स के दौरान वो एंश्योर किया जा सके। लेजिस्लेटिव बॉडीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला आता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ टर्म्स। जो लोकसभा का टर्म है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टर्म है, उसको उसके नॉर्मल टेन्योर से बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ये जो एक्सटेंशन है ये 6 महीने के लिए किया जा सकता है अगर इमरजेंसी हट जाए तो। ठीक है, अलाउइंग फॉर द कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्राइसिस। यानी अगर हम बात करें लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का है, तो उसको +1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा इमरजेंसी के दौरान। लेकिन अगर इस 1 साल के दौरान इमरजेंसी हट गई, तो ये प्रोविजन जो है ये सिर्फ 6 मंथ तक ही रहेगा, ना कि पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, अब हम बात करें इंपैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स की। पहला आता है आर्टिकल 358। अंडर आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रीगेशन के दौरान लगाई गई है, जो प्रेसिडेंट है वो सिटीजन्स के राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, कोर्ट जाने से उन्हें रोका जा सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 19 द्वारा गारंटेड है। यानी जो स्टेट है वो ऐसे लॉस बना सकती है और ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले सकती है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को टेम्पररी बेसिस पे ओवरराइड कर सकते हैं। वहीं पे आर्टिकल 359 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स को जो कि पार्ट 3 में गारंटीड है, उनके एनफोर्समेंट को रोका जा सकता है। ठीक है, ये जो सस्पेंशन है ये हर राइट्स पे अप्लाई होगा सिवाय आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये जो राइट्स हैं, यानी रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, इन 2 राइट्स को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्रोविजन को 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कह दिया गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ताकि जो मिसयूज है इमरजेंसी का उसको रोका जा सके। अब हम बात करें डिफरेंसेस क्या हैं आर्टिकल 358 और 359 के बीच में। सबसे पहला आता है हमारा स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, आर्टिकल 358। ये आर्टिकल अप्लाई करता है स्पेसिफिकली टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 19 में गारंटेड है। ये राइट्स हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, एसोसिएशन है और बाकी। वहीं पे 359 क्या करता है, 359 एक्सटेंड करता है अपने आप को बियॉन्ड द आर्टिकल 19। यानी जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 19 के सिवा बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी सस्पेंड कर सकते हैं
एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ऑटोमेटिक सस्पेंशन वर्सेस प्रेसिडेंशियल पावर की अगर हम बात करें, आर्टिकल 58, जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 के सभी राइट्स को थ्रू आउट द इंडिया। इसके लिए प्रेसिडेंट के किसी भी सेपरेट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डर में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट सस्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, यानी आर्टिकल 359 जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है इन कंपैरिजन विद आर्टिकल 358। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। 358 लगता है आपका एक्सटर्नल इमरजेंसीज पे और 359 लगता है आपके दोनों तरफ में, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी प्लस इंटरनल इमरजेंसी दोनों के अंदर ही। अब हम बात करें सस्पेंशन की ड्यूरेशंस की। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 तक लिमिटेड है। आर्टिकल 359 बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स तक भी है जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स में मेंशन है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ज्योग्राफिकल कवरेज 358 थ्रू आउट द इंडिया लगता है। 359 या तो पूरे कंट्री में लगाया जा सकता है या फिर कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट्स में लगाया जा सकता है जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स में मेंशन होंगे। एक्सेप्शंस की हम बात करें, आर्टिकल 358 जो है वो आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता है ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इमरजेंसी विदाउट एनी एक्सेप्शंस। आर्टिकल 359 बाकी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 को नहीं कर सकता, ये एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है। सिमिलरिटीज क्या है, दोनों ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं लीगल चैलेंज से ओनली टू लॉस स्पेसिफिकली टू द इमरजेंसी। एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो कि इन लॉस के अंडर लिए गए हैं उनको भी लीगली चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की जो है प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को अज्यूम कर सकते हैं, फुल कंट्रोल ले सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है फेल कर जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने। और इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि पहला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की फेल कर चुकी है और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उन्होंने प्रेसिडेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया है। ठीक है, या फिर कोई सेंट्रल डायरेक्टिव्स इश्यू किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 365 और स्टेट गवर्नमेंट उनको फुलफिल नहीं करती है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को छीना जा सकता है। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी भी स्टेट में तो जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसको टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया जाता है और जो स्टेट है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर आ जाती है, जिसको प्रेसिडेंट स्टेट के गवर्नर की मदद से गवर्न करते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या होती है स्टेट इमरजेंसी की? जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट रूल का उसको दोनों हाउसेस को पास करना होता है 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट्स ऑफ इशुएंस बाय द प्रेसिडेंट। अप्रूवल प्रोसीजर क्या होता है? अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, सेम प्रोसीजर है नेशनल इमरजेंसी के तौर पे, अगर इन 2 महीने के अंदर लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए तो नई लोकसभा को 30 दिनों के अंदर अंदर ही इस प्रोविजन को पास करना पड़ेगा, बशर्ते राज्यसभा ने इस टाइम पीरियड के दौरान इस प्रोविजन को पास कर दिया। अब हम बात करें ड्यूरेशन की। वंस अप्रूव जो प्रेसिडेंट रूल है वो सिर्फ शुरुआत में 6 महीने के लिए लगता है और इसको हर 6 महीने बाद एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम सिर्फ 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। लिमिट जो है एक्सटेंशन पे वो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी जो प्रेसिडेंट रूल है वो शुरुआत में सिर्फ 1 साल तक के लिए लगाया जा सकता है जब तक कि ये 2 कंडीशन ना हो। अगर नेशनल इमरजेंसी किसी भी अदर पार्ट में है इंडिया के तो इस स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर दे कि अभी स्टेट में दोबारा से इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, तब स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है। सिर्फ इन 2 केसेस में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बाकी केसेस में नहीं। अब हम बात करें इसको हटाने का क्या प्रोसेस है। जो प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो पर्पस है प्रेसिडेंट रूल का वो ये इंश्योर करना है कि जो गवर्नेंस है स्टेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले,
अगर स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी फेल कर देती है इफेक्टिवली काम करना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तब स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीन ली जाती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। ठीक है, और ये पावर तब तक सस्पेंडेड रहती हैं जब तक कि ऑर्डर रिस्टोर ना हो जाए या नॉर्मलसी ना आ जाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रेसिडेंट रूल के। सबसे पहला आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं और प्रेसिडेंट जो है वो उन पावर्स को या तो गवर्नर के थ्रू या फिर किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के थ्रू स्टेट में एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी इसका इफेक्टिवली मतलब हुआ कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑपरेट करता है अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के इन पावर्स को स्टेट में रियली एक्सरसाइज करते हैं। अब हम बात करें लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की। पार्लियामेंट्स एक्सरसाइज ऑन पावर्स। जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स हैं वो अब पार्लियामेंट के द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी। यानी पार्लियामेंट जो है वो उन मैटर्स पे भी लॉ बना सकता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर आते हैं या फिर यूं कहें स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, इन पर भी अब पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। फिर आता है हमारा सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो प्रेसिडेंट है उनके पास अथॉरिटी होती है कि सस्पेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, किसी भी बॉडी या अथॉरिटी से रिलेटेड होगा स्टेट में। ये इंक्लूड करता है उन प्रोविजंस को जो कि डिफाइन करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट बॉडीज लाइक द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स, और ये इंश्योर करता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के पास चली जाए, यानी पार्लियामेंट के पास चली जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाए ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। वहीं पे अब हम बात करें डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को हटाना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं उसको डिसमिस कर दिया जाता है। जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एक्ट करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं स्टेट को विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंस ऑफ द एडवाइजर्स जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या फिर डायरेक्टली गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नेंस को चलाने के लिए। वहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ क्या होता है, सस्पेंशन और डिसोल्यूशन। जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान। वहीं पे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की अगर बात करें, जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी चली जाती है कि वो लॉज को पास कर सकता है स्टेट के लिए, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको आसानी से पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकता है। स्टेट के बजट एंड बिल्स का क्या होता है, जो स्टेट के लेजिस्लेटिव बिल्स हैं और जो स्टेट का बजट है उसको पार्लियामेंट अप्रूवल दे सकता है। एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन की अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड जो कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग की हम बात करें, या तो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ने पावर दी है तो ऑर्डिनेंसेस को पास कर सकता है स्टेट को गवर्न करने के लिए जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं होता है तब। अब हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ लॉज की। तो जो प्रेसिडेंट रूल्स के दौरान जितने भी लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ठीक है, वो तब तक रहेंगे जब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा, और प्रेसिडेंट रूल के बाद भी वो पावर में रह सकते हैं। हालांकि इन लॉज को रिपील किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है या री इनेक्ट किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जब भी स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से आएगी प्रेसिडेंट रूल्स के दौरान। यानी हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जनवरी टू मार्च प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, यहां पे 12 लॉज पास किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मार्च में जब स्टेट इमरजेंसी को हटा दिया गया तब भी ये 12 लॉज एज इट इज रह सकते हैं जब तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से बनाई गई है वो इन लॉज को हटा नहीं देती, रिपील नहीं कर देती या रीइनेक्ट नहीं कर देती। ठीक है, अब हम बात करें हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो हाई कोर्ट का क्या स्टेटस रहता है,
जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट हाई कोर्ट्स की पावर को नहीं अज्यूम कर सकते, ना ही सस्पेंड कर सकते। जो स्टेट हाई कोर्ट है वो एज इट इज फंक्शन करेगा इंडिपेंडेंटली। उसकी जो स्टेटस है, पावर्स एंड फंक्शंस है, वो प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी अनअफेक्टेड रहेंगे। अब हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो मेजर्स हैं इनको डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि एंश्योर करते हैं कॉन्टिन्यूटी गवर्नेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेट में, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है या इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, और टेम्पररी सेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए अथॉरिटी का, जब तक कि नॉर्मलसी जो है वो रिस्टोर ना की जा सके। वहीं पे प्रेसिडेंट का जो रूल है वो एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जिसका एम है कि वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, गवर्नेंस को चला सके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, विदाउट अफेक्टिंग द फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिकल 356 के क्या क्या यूजेस होते हैं उनके बारे में। तो 1950 के बाद में जो आर्टिकल 356 है वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट रूल को, और वो लगभग 125 टाइम्स लगाया जा सका है, यानी साल में लगभग 2 बार। जो इसकी एप्लीकेशन है वो काफी कंट्रोवर्शियल रह चुकी है। समटाइम्स ये भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट रूल को पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से लगाया गया। सबसे पहले इसको पंजाब में 1951 में लगाया गया था, और उसके बाद लगभग हर स्टेट में इसको एक ना एक बार लगाया जा चुका है। फॉर इंस्टांस, आफ्टर द 1977 लोकसभा इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट रूल था उसको 9 स्टेट्स में लगाया गया था, जहां पे जनता पार्टी की गवर्नमेंट चुन के आई थी। ठीक है, वैसे ही 1980 में कांग्रेस पार्टी ने इसको 9 स्टेट्स में लगाया था, जब वो वापस से पावर में आ गए थे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 356 है, हालांकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर के दौरान लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसको कई बार पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इन 1992 इसको बीजेपी रूल स्टेट्स में लगाया गया था, रीजनल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बैंस के तौर पे। अपहेल्ड द लैंडमार्क बोम्बे केस 1994। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, कि आर्टिकल 356 को बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 356 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स में इंटरवेंशन करने की। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि इसको लगभग साल में 2 बार करते करते हर स्टेट में लगाया जा चुका है। अब हम बात करें कि क्या स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू एंड स्ट्राइकिंग डाउन द प्रोक्लेमेशन। कोर्ट्स अथॉरिटी, द फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है और स्ट्राइक डाउन कर सकता है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को प्रेसिडेंट रूल के दौरान। ग्राउंड्स फॉर इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, कोर्ट इंटरवेन कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन था, यानी जिस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया था स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के फेलियर पे या किसी भी रीजन पे, अगर वो रीजन इररिलेवेंट है, एक्सट्रानियस है या मेलफाइड ग्राउंड्स पे है, ऐसे में कोर्ट ना सिर्फ इंटरवेन कर सकता है बल्कि स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है। तो कौन कौन से बेसिस हैं जिन पे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हाँ अभी स्टेट में इमरजेंसी लगानी चाहिए। सबसे पहला है रिलीवेंट मटेरियल रिक्वायरमेंट। प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो रिलीवेंट मटेरियल पे बेस्ड होना चाहिए। अगर जो मटेरियल है वो जस्टिफाई करता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो इररिलेवेंट तौर पे लगाया गया है या एक्सट्रानियस बेसिस पे लगाया गया है, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो इंटरवीन कर सकता है और जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। वहीं पे अब हम बात करें बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन आता है कि उनको जस्टिफाई करना है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो रिलीवेंट और वैलिड मटेरियल के बेसिस पे लगाया गया है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी थी वो सही में ब्रेक डाउन कर गई थी स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, नेचर क्या है जुडिशियल स्क्रूटिनिटी का, रिलीवेंस ऑफ मटेरियल। जो कोर्ट है वो सिर्फ एग्जामिन कर सकते हैं कि जो मटेरियल है वो रिलीवेंट है कि नहीं प्रेसिडेंट रूल को जस्टिफाई करने के लिए। कोर्ट जो है वो करेक्ट नहीं कर सकता और एडिक्वेसी चेक नहीं कर सकता एब्सोल्यूट सेंस में उस मटेरियल की।
अब हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोक्लेमेशन की। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्रोक्लेमेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो जो डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर कर सकती है, और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी दोबारा से रिवाइव कर सकती है अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया था या डिसॉल्व कर दिया गया था तो। अप्रूवल बाय पार्लियामेंट। स्टेट की असेंबली को सिर्फ तभी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट उस अप्रूवल को, प्रोक्लेमेशन को पास कर दे। अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करता है तो जो स्टेट असेंबली है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगी। वहीं पे सेक्युलरिज्म एज अ ग्राउंड फॉर एक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। जो कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है सेक्युलरिज्म को एज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोक्लेमेशन। अगर कोई भी एक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है जो कि सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है, तो ऐसे में आर्टिकल 356 को लगाए जाना उचित ठहराया जा सकता है, रेशनलिज्म ठहराया जा सकता है। टेस्टिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीजर। स्टेट मिनिस्ट्री को डिसमिस करने से पहले स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कॉन्फिडेंस है उसको टेस्ट किया जाना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है। वहीं पे रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द न्यू गवर्नमेंट्स। कोई भी न्यूली इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस नहीं कर सकती स्टेट मिनिस्टर्स को जो कि बाकी पार्टीज के द्वारा फॉर्म्ड किए गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ठीक है। अब हम बात करें एक्सेप्शनल पावर्स टू बी यूज स्पेसिफिकली, लिमिटेड यूज। आर्टिकल 356 जो है उसको कंसीडर किया जाता है एक्सेप्शनल पावर के तौर पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लगाई जा सकती है जहां पे क्लियर कट ब्रेकडाउन हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। दीज प्रिंसिपल्स जो हैं इनको स्टैब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट ने बोमई केस के बाद में, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो प्रेसिडेंट रूल का इम्पोजिशन है वो अच्छे से चेक किया जा सके, ताकि पॉलिटिकल मोटिव्स के तौर पे इसका इस्तेमाल ना किया जा सके, और जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का उसको अपहेल्ड किया जा सके या उसको बचा के रखा जा सके। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल 360 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए अगर इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट जो है वो खतरे में पड़ जाए। ठीक है। या तो पूरी कंट्री की या फिर कंट्री के किसी भी हिस्से की। ठीक है। 38 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का, उसने इनिशियली कह दिया था कि जो प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन है अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का, उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। हालांकि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इस प्रोविजन को हटा दिया गया और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन था जुडिशियल रिव्यू के अंडर ला दिया गया। यानी अगर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो जो उनका डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है हमारा प्रोक्लेमेशन एंड अप्रूवल। अप्रूवल टाइमलाइन। जो प्रोक्लेमेशन है डिक्लेयर करने का फाइनेंशियल इमरजेंसी को, वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए विद इन 2 months फ्रॉम द इशुएंस बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लोकसभा डिसोल्यूशन द सेम। अगर इन 2 महीने के दौरान लोकसभा डिसॉल्व होगी विदाउट अप्रूविंग द प्रोविजन, तो नई लोकसभा को सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के अंदर या 1 महीने के अंदर इसको दोबारा से अप्रूव करना होगा अगर राज्यसभा ने इस दौरान इसको अप्रूव कर दिया है। पर्पस क्या है अप्रूवल का? ये जो रिक्वायरमेंट है अप्रूवल की, ये इंश्योर करता है कि जो पार्लियामेंट है उसने अच्छे से इसको देखा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल मेजर्स को कंट्री में लगाया जाना वैलिडेशन के साथ अप्रूव किया गया है या वैलिड फॉर्म में अप्रूव किया गया है। ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात करें तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के विपरीत अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो इंडेफिनिट ड्यूरेशन, यानी कोई भी सुनिश्चित ड्यूरेशन नहीं है, डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं है। एक बार पार्लियामेंट के हाउसेस ने इसको अप्रूव कर दिया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को कितनी भी टाइम पीरियड तक के लिए लगाया जा सकता है जब तक कि इसको प्रेसिडेंट रिवोक ना कर दे। ठीक है।
कोई भी मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं है, ये हमने अभी अभी देखा। कॉन्टिन्यूशन विदाउट रिपीटेड अप्रूवल, यानी जैसे हमने देखा हर 6 महीने बाद प्रेसिडेंट रूल को या नेशनल इमरजेंसी को लगाए जाने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कोई भी अप्रूवल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया गया तो ये कभी भी और कभी तक के लिए भी रह सकती है, जब तक कि इसको फाइनली प्रेसिडेंट जो है वो डिसअप्रूव ना कर दे। अब हम बात करें रिवोकेशन की। प्रेसिडेंट अथॉरिटी, जो प्रेसिडेंट है वो इस प्रोक्लेमेशन को कभी भी रिवोक कर सकते हैं बाय गिविंग अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। पार्लियामेंट अप्रूवल जो है उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, यानी जो रिवोकेशन है उसको लागू करने के लिए प्रेसिडेंट को कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, यानी ये टोटली प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब इसको रिवोक करें। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की अगर हम बात करें तो देखिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस बनती हैं तो ऐसे में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव करने का रिजोल्यूशन है उसको सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा किसी भी हाउसेस से पास किया जा सकता है, यानी इस केस में हमें स्पेशल मेजॉरिटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और सिंपल मेजॉरिटी हमें पता है मोर देन 50% ऑफ मेंबर सिटिंग एंड वोटिंग। ये प्रोसीजर जो है ये डिटेल्स करता है इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है उसको रेयर और एक्सट्रीम मेजर के तौर पर लगाया जा सके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, यानी इनिशियल पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन और रिवोकेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि इवॉल्विंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस से इफेक्टिवली डील किया जा सके। ये जो फ्रेमवर्क है ये एम करता है बैलेंस करने के लिए इमरजेंसी पावर्स को विद द पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, सेफगार्ड करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और फिस्कल स्टेबिलिटी को। इफेक्ट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के इंडिया में? सबसे पहला आता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैटर्स। ये डायरेक्शन इंश्योर करती हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उसको इफेक्टिवली मैनेज किया सके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और बाकी नेसेसरी मेजर्स को लिया जा सके एज डीम्ड बाय द प्रेसिडेंट। सबसे पहला है स्कोप ऑफ डायरेक्शंस। जो डायरेक्शंस हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है बाय कवरेज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द फिस्कल डिसिप्लिन, एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन, रिसोर्स एलोकेशन, ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एट द स्टेट लेवल। अब हम बात करें डायरेक्टिव पावर्स की। रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। जो सिग्निफिकेंट पावर है अंडर द फाइनेंशियल इमरजेंसी वो है अथॉरिटी जो कि डायरेक्शंस को इश्यू कर सकती है ताकि जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पर्सनल्स हैं उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। ये जो मेजर है ये एम करता है कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंडिचर्स को और इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इमरजेंसी के पीरियड के दौरान उसको मेंटेन किया जा सके। वही रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल्स की अगर हम बात करें, जो सेंटर है वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी मनी बिल को जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है कि उसको रिजर्व किया जा सके फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर द पासेज। यह इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन स्टेट्स ने लिए हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी वो ओवर आर्किंग फिस्कल पॉलिसीज और प्रायोरिटीज जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने सेट की हैं उसके अकॉर्डिंग रह सके। कंट्रोल ओवर द सैलरीज एंड अलाउंसेस यूनियन एम्प्लॉइज। जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शंस को जिसके थ्रू सैलरी और अलाउंसेस जो हैं यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की उन्हें रिड्यूस किया जा सके, इवन इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स। ये मेजर इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल अथॉरिटी मेजर्स को ताकि पूरी कंट्री में फाइनेंशियल कंट्रोल किया जा सके ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। रेशनल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो प्रोविजन है फाइनेंशियल इमरजेंसी के इंडिया में
ये ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम द सिमिलर मेजर्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में लगाए गए थे ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। इनको डिजाइन किया गया है प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इफेक्टिव एंड नेसेसरी टूल्स ताकि वो मैनेज कर सके, मिटिगेट कर सके सीवर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस को, जो कि खतरे में डालते हैं स्टेबिलिटी को और फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री को। इम्पैक्ट एंड ओवरसाइट, इन मेजर्स के द्वारा एम्पावर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनके पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी रहे, और इसी के साथ जो मेजर्स हैं वो सब्जेक्ट होते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल और स्क्रूटिनिटी के लिए, ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि इन पावर्स का इस्तेमाल जुडिशली और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किया गया है। ओवरआर्किंग गोल जो है इन पावर्स का वो होता है फिस्कल डिसिप्लिन को रिस्टोर करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करना ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अब हम बात करें क्रिटिसिज्म क्या है, डिफेंस क्या है इमरजेंसी प्रोविजंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला है क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस। ये डिस्ट्रक्ट कर देता है फेडरल कैरेक्टर को और एक्सेसिव सेंट्रलाइज कर देता है पावर्स को। जैसा कि हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। फियर ऑफ प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप एंड कंसंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी प्रेसिडेंट रूल के दौरान स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और सारी पावर प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप है उसको बढ़ावा मिल सकता है। कंसर्न्स ओवर द नलिफिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल पावर्स को अज्यूम कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से जो स्टेट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो छिन जाती है। थ्रेट टू फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस, नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है यानी फेडरल नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खत्म हो जाता है। रिस्क ऑफ मिसयूज द लीडिंग एंड टोटलिटेरियन और पुलिस स्टेट, यानी इमरजेंसी के दौरान एक्सेसिव पावर्स दे दी जाती हैं अथॉरिटीज को, जिसका वो मिसयूज भी कर सकती हैं। अब हम बात करें डिफेंस कैसे किया जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस का। देखिए ये नेसेसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द क्राइसिस। डिस्क्राइब करता है सेफ्टी वॉल को ताकि जो केओस है उसको प्रिवेंट किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया जा सके। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पोटेंशियल मिसयूज बट डिफेंडेड एज क्रूशियल फॉर द नेशनल स्टेबिलिटी एंड द गवर्नेंस, यानी अगर पोटेंशियल मिसयूज की हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस को तो उसको भी एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इन प्रोविजंस को क्रूशियल बताया गया है नेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये डिबेट्स हाईलाइट करती हैं कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज को ऑन द इम्प्लीकेशन एंड नेसेसिटी ऑफ इमरजेंसी पावर्स एंड द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब हम बात करें कि इफेक्ट्स क्या होते हैं इमरजेंसी के सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। सबसे पहला सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जब भी इंपोज होता है तो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसको टेम्परली सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी पावर्स को गवर्नर को ट्रांसफर कर दी जाती हैं जो कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पर रूल करते हैं। ये सेंट्रलाइजेशन पावर जो है वो टोटली अल्टीमेटली आप कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती है, क्योंकि जो गवर्नर है वो यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स को ही फॉलो करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स की हम बात करें, पार्लियामेंट जो है वो ओवरगेन कर लेता है स्टेट की अथॉरिटी को, उसके लेजिस्लेचर को, यानी जो पार्लियामेंट है वो अब स्टेट की पावर्स पे भी लॉज बना सकता है और डेलीगेट कर सकता है इन पावर्स को टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटीज। यानी जो डायरेक्ट कंट्रोल है लेजिस्लेटिव फंक्शंस का स्टेट गवर्नमेंट के, जो कि सेंट्रलाइज कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड कर देता है या खत्म ही कर देता है बेसिकली। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स तक भी एक्सटेंड हो जाती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट इशू कर सकती है डायरेक्टिव्स को स्टेट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, जो कि लिमिट कर देता है स्टेट की ऑटोनॉमी को ऑन द फिस्कल डिसीजन।
ये सेंट्रलाइजेशन जो है ये एम करता है एंश्योर करना फिनेंशियल डिसिप्लिन को और स्टेबिलिटी को अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट रूल। इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट जो है यानी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको डिसमिस कर दिया जाता है। जो गवर्नर है वो एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की उसका अज्यूम कर लिया जाता है। यानी जो सस्पेंशन है इलेक्टेड गवर्नमेंट का उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन द स्टेट अफेयर्स, जो कि एंड होता है रिस्टोर करने के लिए गवर्नेंस स्टेबिलिटी को जो कि डिस्टर्ब हो गई है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वहीं हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो डज नॉट लीड टू द सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी उसमें स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता। हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, डिसीजन मेकिंग पावर्स है, उसको काफी हद तक खत्म कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल के दौरान, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी आती है कि वो लॉज बना सकते हैं स्टेट के ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, जिससे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो टेम्पररी बेसिस पे काफी हद तक कम हो जाती हैं। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें, दोनों इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट्स का वो काफी हद तक फॉलो होता है। ठीक है। और लीगल प्रोविजंस को हटा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल के दौरान आर्टिकल 359 के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल्स हैं, यानी जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को तो छेड़ा नहीं जाता, लेकिन जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उस पर प्रेसिडेंट के पास पावर चली जाती है जो कि ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक राइट्स को अफेक्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू की हम बात करें तो जो इंडिया के कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की, ताकि वो इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को और उसके एक्शंस को एग्जामिन कर सकें और साथ ही साथ उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकें अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनरिलीवेंट ग्राउंड्स पे बेस है या फिर पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से लगाए गए हैं, ना कि कोई जेन्युइन क्राइसिस के बेसिस पे। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, कंट्रोवर्सी एंड डिबेट। जो इमरजेंसी इंपोजिशन है वो काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है और डिबेट्स होती है। क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इमरजेंसी है उसको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मिसयूज किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को खत्म करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर जो फेडरलिज्म है यानी जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स हैं उनको खत्म किया जा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स आ सकती हैं। नेसेसिटी एंड जस्टिफिकेशन। जो प्रोपोनेंट व्यूज हैं इमरजेंसी के उनको नेसेसरी टूल्स के तौर पे भी देखा जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को और स्टेबिलिटी को क्राइसिस के दौरान मेंटेन किया जा सके। यानी इन समरी हम कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी है इंडिया में वो एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज पावर करने के लिए, टेम्पररी बेसिस पे स्टेट के ऑटोनॉमी को लिमिट करने के लिए, और ये जो प्रोविजंस हैं ये लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स के लिए सब्जेक्टेड हैं ताकि इनका जो मिसयूज है उसे रोका जा सके और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया जा सके। जो बैलेंस है बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड फेडरलिज्म वो एज इट इज रहे और इमरजेंसी गवर्नेंस जो है इंडिया की वो इफेक्टिवली वर्कआउट कर सके। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इन दिस लेक्चर we have finished the emergency provisions. In the next lecture we will start with some new topic. इस लेक्चर में हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक यू।